हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी के एनसीईआरटी और हम पढ़ेंगे क्लास 7 का चैप्टर 6 प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्यजीव। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। देखिए, सलीमा अपने ग्रीष्म शिविर से बहुत उत्साहित थी। अपने सहपाठियों के साथ वह हिमाचल प्रदेश में मनाली देखने गई थी। देखिए, एनसीईआरटी में हमेशा एक स्टोरी से स्टार्ट करते हैं चैप्टर, तो रिलेटेड है इससे, तो हम इसको पढ़ लेंगे। देखिए, एक लड़की थी सलीमा, तो वो कहाँ गई थी, हिमाचल प्रदेश जो है हमारा, उधर मनाली देखने गई थी। उसे तब सब स्मरण था कि वह बस जैसे जैसे चढ़ाई पर जा रही थी तो वह स्थलाकृति एवं प्राकृतिक वनस्पति के बदलते रूपों को देखकर कितनी हैरान हो रही थी। फ्रेंड्स, आपको पता है कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है उसके साथ आप कभी भी नोटिस करना, आप किसी पर्वत पे जा रहे हो तो जो आप पेड़ पौधे देख रहे होंगे वो चेंज होते जाते हैं, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, ऊंचाई पर जाने पे टेम्परेचर गिरने लगता है। गिरिपात में स्थित साल और सागवान के घने वन धीरे धीरे अदृश्य हो गए। पहले उसे क्या दिखे, उसे साल और सागवान के वृक्ष वन दिखे, ठीक है। फिर पर्वत की ढलानों पर पतली नुकीली पत्तियां तथा शंखाकार वितान लंबे वृक्ष दिखने लगे। फिर उसे नुकीली पत्तियों वाले वृक्ष दिखने लगे। इससे पता चलता है कि वे शंकुधारी वृक्ष थे, ठीक है। पहले तो उसे साल और सागवान के वन दिखे, फिर ऊंचाई पे उसे शंकुधारी वृक्ष दिखे। लंबे वृक्षों पर खिले लाल फूलों पर उसका ध्यान गया। वह रोडोडेंड्रॉन के फूल थे, ठीक है। सही बोला ना मैंने। मनाली से आगे रोहतांग दर्रे तक के रास्ते में उसने देखा कि भूमि छोटी छोटी घास और कुछ स्थानों पर बर्फ से ढकी है। तो इसके बाद उसे क्या दिखा, रोहतांग दर्रे से आगे कि भूमि पे और घास है, ठीक है, और बर्फ़ है। तो देखिए, जैसे जैसे क्या बोलते हैं, ऊंचाई बढ़ती है, मैंने आपको बताया कि उसके साथ टेम्परेचर कम होता जाता है, तो क्या है, आपको वनस्पति कम होती जाएगी, पेड़ पौधे। सलीमा के अवलोकन से हम अनुमान लगा सकते हैं कि स्थल की ऊंचाई और वनस्पति की विशेषता एक दूसरे से संबंधित है। देखिए, क्या होता है ना, एक इस जगह पे जितना आप ऊंचे जाते हैं तो उसकी वनस्पति में चेंज आता है, ठीक है, उनमें संबंध होता है। ऊंचाई में परिवर्तन के साथ साथ जलवायु में परिवर्तन होता है और इसके कारण प्राकृतिक वनस्पति में भी बदलाव आता है। देखिए, अगर आप अपनी अर्थ भी देखेंगे, मैंने आपको अभी ज्योग्राफी काफ़ी पढ़ा दी है, तो जैसे जो इक्वेटर है, भूमध्य रेखा है 0 डिग्री बीच में अर्थ में, आप देखेंगे वहाँ गर्मी है, तो सबसे ज़्यादा आपको घने वन उधर ही मिलेंगे, है ना। उसके बाद अगर आप ध्रुवों की तरफ, पोल्स की तरफ जाते आएंगे, ठंडे प्रदेश की तरफ, तो वन कम होते जाते हैं। ऐसे अगर आप ऊंचाई पर जाते जाएंगे तो भी जो पेड़ पौधे हैं वो कम होते जाएंगे, क्योंकि क्या है, टेम्परेचर कम होने लगता है। तो ये दोनों एक दूसरे से संबंधित होते हैं, प्राकृतिक वनस्पति और जो जलवायु है उस वो एक दूसरे से, ठीक है। जलवायु में परिवर्तन होता है तथा इसके साथ प्राकृतिक वनस्पति में भी बदलाव आता है। वनस्पति की वृद्धि तापमान और नमी पर निर्भर करती है। ये इम्पॉर्टेंट है, छोटी सी चीज़ है कि तापमान और नमी दोनों चीज़ों पे वनस्पति निर्भर करेगी कि तापमान कैसा और नमी कैसी है। अगर मान लीजिए टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है लेकिन रेगिस्तान है, ठीक है, अगर रेगिस्तान है, वह पानी नहीं है, तो वहाँ पेड़ पौधे आपको नहीं दिखेंगे। तो नमी भी इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा वह ढाल और मिट्टी की परत की मोटाई जैसे कारकों पर भी निर्भर करती है। तो देखिए, ढाल कैसी है, अगर बहुत ज़्यादा तेज़ ढाल है तो दिक्कत हो जाती है पेड़ पौधों के लिए। और मिट्टी भी अगर मान लीजिए बहुत पतली परत है तो पेड़ की जड़ें कहाँ होंगी। तो सारी चीज़ें कैसे, एक क्वेश्चन आ जाए कि वनस्पति की वृद्धि के लिए कौन कौन से कारक इम्पॉर्टेंट है, तो तापमान, नमी, ढाल और मिट्टी की परत भी निर्भर करती है, ठीक है, कारकों पर भी निर्भर करती है। इन घटकों के अंतर के कारण किसी स्थान की प्राकृतिक वनस्पति की सघनता और प्रकार में भी परिवर्तन होता है। अब देखिए, सघनता मतलब कितने ज़्यादा पेड़ पौधे उधर लगे हुए हैं, कितना डीप है वो, ठीक है। और उनका प्रकार, उनका टाइप कैसा है, ये भी इसी से ही डिसाइड होता है कि वहाँ का मतलब वहाँ का जलवायु कैसी है। आमतौर पर प्राकृतिक वनस्पति को निम्न 3 मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। जो प्राकृतिक वनस्पति उनको हम 3 श्रेणियों में बांटते हैं। कैसे? पहला तो है वन, जो वृक्षों के लिए उपयुक्त तापमान और परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं। इन कारकों के आधार पर सघन और खुले वन विकसित होते हैं। देखिए, फॉरेस्ट जो होगा, वन, वो आपको कहाँ मिलेंगे, जहाँ पर टेम्परेचर सही होगा और बारिश पूरी होती होगी, वहाँ आपको दिखेंगे। और देखिए, दो टाइप के होते हैं, सघन और खुले वन, ठीक है, एकदम डेंस फॉरेस्ट वो एक होते हैं, और एक होते हैं थोड़े खुले वन। एक ऐसे होंगे वन कि आप जाएंगे तो आपको धूप तक नहीं मिलेगी उधर पे, इतने सघन होते हैं। दूसरा क्या है, घास स्थल, जो मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होते हैं। अब देखिए, साइड में चित्र दिया है कांटेदार झाड़ियाँ। तो दूसरा क्या होता है, घास स्थल, जहाँ पे बारिश बहुत थोड़ी कम होती है, वहाँ पर घास उगाती है। कांटेदार झाड़ियाँ का, कांटेदार झाड़ियाँ केवल शुष्क क्षेत्रों में पैदा होते हैं।
जहाँ पे थोड़ा सा ड्राई क्षेत्र होगा वहाँ पर क्या निकलते हैं, कांटेदार झाड़ियाँ और झाड़। ठीक है। सलीमा हिमालय की यात्रा का अपना अनुभव अपने पिता को बता रही थी। उसके पिता विश्व के विभिन्न स्थानों पर जा चुके थे। उन्होंने सलीमा को विभिन्न महाद्वीपों के विभिन्न भागों में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों के बारे में बताया। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप नोट्स बनाते हैं, ठीक है, तो नोट्स में आपको क्या बनाना है, सलीमा की स्टोरी तो आपको बिल्कुल नहीं लिखनी है। आपको ये जो मैंने आपको बताया कि वनस्पति किस किस चीज़ों पर निर्भर करती है, तो आपको ये चीज़ नोट करनी थी। ठीक है। और इसके बाद दिया था कि 3 वर्णन है, मतलब वनस्पति को 3 श्रेणियों में बांटा था, तो वो आपको नोट करना है। इस तरीके की चीज़ें आपको नोट करनी इंपॉर्टेंट होती है। ये स्टोरी आपको, अगर आप नोट्स बनाते हैं तो आपको नोट नहीं करनी है। उन्होंने उपध्रुवीय प्रदेशों में शंकुधारी वन, रेगिस्तानों में कांटेदार झाड़ियों, आर्द्र प्रदेशों में घने उष्णकटिबंधीय दृढ़ काष्ठ वनों के बारे में अन्य जानकारियां दी। सलीमा समझ गई कि हिमालय के क्षेत्रों में लगभग सभी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है जो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर मिलती है। मैंने अभी आपको बताया कि हमारे अर्थ में क्या होता है, आप भूमध्य रेखा इक्वेटर से ध्रुव जो पोल होते हैं उनकी तरफ जाएंगे तो आपको जैसी जैसी वनस्पति मिलती है वो सारी आपको हिमालय पे मिल जाएंगी। ऊंचाई पे आप जाते आएंगे तो आपको हर तरीके की वनस्पति मिलती जाएगी। प्राकृतिक वनस्पतियों के प्रकार में बदलाव का मुख्य कारण जलवायु का बदलाव है। अब जैसे अगर जलवायु में चेंज होता है तो प्राकृतिक जो हमारी वनस्पति है उसमें भी चेंज होगा। आइए हम विश्व के विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियों, उनके गुणों, वहाँ प्रवास करने वाले वन्य जीवों की जानकारी प्राप्त करें। तो देखिए, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, ये जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं ये काफ़ी घने होते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा घने होते हैं, इतने घने कि आपको सूर्य की रोशनी भी नहीं आएगी। ठीक है। तो देखिए, इन वनों को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहते हैं। पहली बात तो ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में होते हैं, मैंने आपको बताया इक्वेटर के आसपास, भूमध्य रेखा के आसपास। तो क्या होता है, वहाँ पर बहुत हीट होती है और इसके साथ काफ़ी वर्षा भी होती है, तो वहाँ पर ये आपको दिखेंगे। उष्णकटिबंधीय उसका मतलब ही हुआ, और वर्षावन, ठीक है, जहाँ पे वर्षा ज़्यादा होती है। ये घने वन भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंध के आसपास पाए जाते हैं। ये क्षेत्र गर्म होते हैं और पूरे वर्ष यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है। इनका है कि देखिए, इनको टेम्परेचर और वर्षा दोनों मिलता है, मतलब ज़्यादा टेम्परेचर होता है और ज़्यादा वर्षा होती है, तो ये भूमध्य रेखा और उष्णकटिबंध का जो क्षेत्र है उसके आसपास मिलते हैं। चूँकि यहाँ का मौसम कभी शुष्क नहीं होता, इसलिए यहाँ के पेड़ों की पत्तियाँ पूरी तरह नहीं झड़ती। तो क्या होता है, कभी ड्राई मौसम नहीं होता, तो इसके कारण पत्तियाँ क्या है, पूरी नहीं झड़ती हैं, इसलिए इन्हें सदाबहार कहते हैं। मतलब ये हमेशा हरे रहते हैं, इसलिए इनको सदाबहार कहते हैं। अगर गिरते भी है तो किसी पेड़ की पत्तियों अलग टाइम पे, किसी पेड़ के अलग टाइम पे, तो ये आपको हमेशा हरे भरे ही दिखेंगे। काफ़ी बने वृक्षों की मोटी वितान के कारण दिन के समय भी सूर्य का प्रकाश वन के अंदर तक नहीं पहुंच पाता। यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी मिलेगी, मतलब सबसे ज़्यादा जीव जंतु मिलेंगे। ठीक है। और यहाँ पर दिन के समय भी सूर्य की रोशनी अंदर तक नहीं आएगी, आप जाएंगे आपको अंधेरा सा ही दिखेगा। आमतौर पर यहाँ दृढ़ काष्ठ वृक्ष जैसे रोजवुड, आबनूस, महोगनी पाए जाते हैं। यहाँ की जो वो होती है लकड़ी, वो बहुत क्या बोलते हैं, दृढ़ होती है। ठीक है, बहुत कठोर होती है। और इसके एग्जाम्पल कैसे हैं, रोजवुड, आबनूस और महोगनी। ये इंपॉर्टेंट है, ये 3 आप याद रखना, रोजवुड, आबनूस, महोगनी, क्योंकि ये एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं। ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन इतने विशाल हैं कि ये वृक्षों के फेफड़ों की तरह प्रतीत होते हैं। तो देखिए, जो ब्राज़ील है, ब्राज़ील आप देखना कहाँ पड़ता है, आपको अगर आप मैप में देखेंगे आपको दिख जाएगा। ठीक है। तो ब्राज़ील इसी क्षेत्र में पड़ता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। तो वहाँ पर इतने ज़्यादा घने वन हैं, ठीक है, जिन्हें हम पृथ्वी के फेफड़े कहते हैं, अमेज़न के जो वन हैं। एनाकोंडा विश्व का सबसे बड़ा सांप उष्णकटिबंधीय वर्षावन में पाया जाता है। ये मगर जैसे बड़े जानवर को खा सकता है। जो एनाकोंडा है, मूवी सबने देखी होगी, कितना बड़ा सांप होता है, वो भी मतलब मूवी जितना बड़ा तो पता नहीं, हो भी सकता है, इतना बड़ा नहीं होता होगा, थोड़ा छोटा होता होगा। तो एनाकोंडा जो है विश्व का सबसे बड़ा सांप, वो भी इन्हीं वर्षावनों में पाया जाता है। मूवी में तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ठीक है। अब ये भी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, लेकिन क्या होता है, इनकी पत्तियां एक मौसम में गिर जाती है। यानी कि आप इससे ही समझ जाइए कि जो इधर बारिश होती होगी वो सदाबहार वन से कम होती होगी। तो देखिए, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मानसूनी वन होते हैं। ये कैसे वन है, मानसूनी वन है, जो भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में पाए जाते हैं। तो मानसूनी वन तो हमारे यहाँ भी पाए जाते हैं, इंडिया में, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में और मध्य अमेरिका में। इन क्षेत्रों में मौसमी परिवर्तन होते रहते हैं।
जल संरक्षित, देखिए यहाँ पर क्या है, मौसम बदलता रहता है ना, सर्दी गर्मी बारिश सूखा, इस तरीके का मौसम चलता रहता है। जल संरक्षित रखने के लिए शुष्क मौसम में यहाँ के वृक्ष पत्तियाँ झाड़ देते हैं। देखिए एक टाइम पर क्या होता है, जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती समझ जाइए कि मतलब जो पत्तियाँ होती हैं ना उन्हीं को कहते हैं। तो उससे क्या होता है कि एक मौसम में क्या करते हैं, जब शुष्क मौसम होता है तो ये अपनी सारी पत्तियाँ गिरा देते हैं और उसके बाद दोबारा हरे हो जाते हैं जब बारिश का समय होता है। तो क्या होता है कि ये ऐसा क्यों करते हैं, जल को संरक्षित करने के लिए, जल को स्टोर करने के लिए करते हैं। शुष्क मौसम में ये वृक्ष अपनी पत्तियां झाड़ देते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले दृढ़ काष्ठ वृक्षों में साल, सागवान, नीम और शीशम है। ठीक है, जो कठोर लकड़ी वाले वृक्ष होते हैं साल, सागवान, नीम और शीशम। देखिए हमारे यहाँ भी नीम के पेड़ होते हैं ज़्यादा, तो ये इसके एग्जाम्पल है। दृढ़ काष्ठ वृक्ष फर्नीचर, यातायात, निर्माण सामग्री बनाने के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। तो इनसे क्या बनता है, फर्नीचर, निर्माण, यातायात और निर्माण सामग्री, ठीक है, ये सब बनते हैं। इन प्रदेशों में आमतौर पर पाए जाने वाले जानवर है बाघ, शेर, हाथी, गोल्डन लंगूर, बंदर। आप सबको पता होगा हमारे यहाँ हाथी बहुत हैं, बंदर बहुत हैं। इस तरीके से याद रखिए कि बाघ, शेर, हाथी, गोल्डन लंगूर, बंदर आदि पाए जाते हैं। अब देखिए उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन ऐसे दिखते हैं, आप सामने देख सकते हैं, इतने हरे नहीं दिख रहे हैं। और आप देख सकते हैं बाघ का चित्र दिया हुआ है, यहाँ पाया जाता है गोल्डन लंगूर। अब देखिए शीतोष्ण सदाबहार वन। शीतोष्ण सदाबहार वन मध्य अक्षांशों के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं, जो मध्य अक्षांश है, ठीक है, जो बीच के अक्षांश है वहाँ पर पाए जाते हैं, तटीय प्रदेशों में, तट के पास। ये समानतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं। जो ईस्ट साइड, ईस्ट की जो मतलब महाद्वीप है उसके ईस्ट वाले किनारे उधर पर पाए जाते हैं, पूर्वी किनारे पर। जैसे दक्षिण पूर्व अमेरिका, दक्षिण चीन, दक्षिण पूर्व ब्राज़ील, यहाँ पाए जाते हैं। यहाँ बांज, चीड़ और यूकेलिप्टस जैसे दृढ़ और मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं, मतलब मुलायम लकड़ी वाले पेड़ भी हैं। तो ये एग्जाम्पल कौन से यहाँ पे पेड़ पाए जाते हैं, बांज, चीड़ और यूकेलिप्टस। तो देख सकते हैं शीतोष्ण सदाबहार वन का भी एक चित्र दिया हुआ है हाथी का। तो देखिए इनके जो एग्जाम्पल है और ये कहाँ पाए जाते हैं ये आपको याद रखना है। देखिए क्या होता है ना, ये भी सदाबहार वन है, यहाँ पर भी यानी वर्षा पूरी मिलती होगी, इससे आप ध्यान रखिए। शीतोष्ण पर्णपाती वन, ठीक है, उच्च अक्षांशों के बढ़ने पर अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं। जब आप और ज़्यादा हाई उस पर जाएंगे अक्षांश पे, तो उस पर क्या होगा, आपको शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलेंगे। मतलब यहाँ पे भी जो पत्तियाँ होंगी वो एक समय पे अपने पेड़ जो होंगे एक समय पे अपनी पत्तियाँ सारी गिरा देंगे। तो ये उत्तर पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली, पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। ये अपने पत्तियाँ शुष्क मौसम में झाड़ देते हैं। यहाँ पाए जाने वाले पेड़ हैं बांज, ऐश, बीच, ठीक है। हिरण, लोमड़ी, भेड़िए यहाँ के आम जानवर हैं। यहाँ पर क्या मिलता है, हिरण, लोमड़ी और भेड़िए मिलेंगे आपको। और पेड़ कौन से मिलेंगे, बांज, ऐश, बीच। फीजेंट और मोनाल जैसे पक्षी भी यहाँ पाए जाते हैं। देखिए कितना सुंदर चित्र दिया हुआ है, फीजेंट का और मोनाल, इस तरीके के पक्षी पाए जाते हैं। तो आपको क्या करना है, देखिए आप अगर आप कर सकते हैं तो एक मैप पे आप बनाइए कि कहाँ पे कौन से वन मिलते हैं। जैसे इधर दिया उत्तर पूर्वी अमेरिका, तो उत्तर पूर्वी अमेरिका पे थोड़ा सा एक कोई अलग कलर करके कि यहाँ पर ये वन पाए जाते हैं। और आपको लिखना है कितने टाइप के वन पाए जाते हैं और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, और उसके साथ वहाँ कैसे पेड़ और कौन से जानवर मिलते हैं, ठीक है। देखिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है, अगर आप एक बार ही काम कर लेंगे ना, एक बार ही आप नोट्स बना लेंगे अच्छे से और एक बार ही आप क्वेश्चन आंसर्स कर लेंगे बढ़िया से, उसके बाद आप उसी को रिवीजन करते रहिए। बस एक बार की मेहनत होती है, फिर उसके बाद आपको दोबारा नोट्स बनाने की मेहनत नहीं करनी। एक बार अच्छे से नोट्स बना लीजिए शॉर्ट में, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं, शॉर्ट में, और क्वेश्चन आंसर्स कर लीजिए, मैप में प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके बाद आप उसको खोल के एक दिन में रिवीजन कर लेंगे, क्योंकि काफ़ी शॉर्ट नोट्स होंगे और आपको दोबारा लिखने की मेहनत तो करनी नहीं है, आप उसको करते रहेंगे, ऐसे ही आपकी एग्ज़ाम की बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। अब देखिए भूमध्य सागरीय वनस्पति। आप जान चुके हैं कि महाद्वीपों के पूर्व और उत्तर पूर्वी किनारों के अधिकांश भाग शीतोष्ण सदाबहार और पर्णपाती पेड़ों से ढके हैं। महाद्वीप के पश्चिमी और दक्षिण पश्चिम किनारे भिन्न हैं। तो अभी तो हमने पूर्वी किनारे की बात की थी, अब पश्चिमी किनारे की बात कर रहे हैं। यहाँ भूमध्य सागरीय वनस्पति पाई जाती है। यह अधिकांश यूरोप, अफ्रीका, एशिया के भूमध्य सागर के समीप प्रदेशों में पाई जाती है, ठीक है, इसलिए इसका यह नाम पड़ा है। ये वनस्पतियाँ भूमध्य सागर के बाहरी प्रदेशों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका,
पश्चिम दक्षिण अमेरिका तथा दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। देखिए दक्षिण और पश्चिम वाले क्षेत्रों में ये ज़्यादा पाई जाती है। और भूमध्य सागर के आसपास तो भूमध्य सागरीय वृक्ष, देखिए साइड में लिखा है, भूमध्य सागरीय वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में स्वयं को ढाल लेते हैं और उनकी मोटी छाल और पत्तियां वाष्पोत्सर्जन को रोकती हैं। तो इनके जो वृक्ष होते हैं वो क्या होते हैं, इनकी जो ग्रीष्म ऋतु गर्मी का समय होता है वो शुष्क होता है, तो इसके अनुसार वो स्वयं को ढाल लेते हैं। इनकी मोटी छाल और मोटी पत्तियां होती हैं जो क्या करती हैं, वाष्पोत्सर्जन रोकती हैं। भूमध्य सागरीय प्रदेश को फलों की कृषि के कारण विश्व का फलोद्यान भी कहा जाता है। यहाँ पर क्या होता है, फल बहुत ज़्यादा होते हैं भूमध्य सागरीय प्रदेश में। देखिए अंगूर के बाग का एक चित्र भी दिया हुआ है। इन प्रदेशों में गर्म शुष्क ग्रीष्म तथा वर्षा वाली मृद शीत ऋतु होती है। इनके यहाँ वर्षा कैसी होती है, ठंड में होती है, ठीक है, ठंड में शीत ऋतु में यहाँ पर वर्षा होती है। और गर्मियों कैसी होती है, गर्मियाँ शुष्क रहती है, ड्राई रहती है। इन क्षेत्रों में आमतौर पर संतरा, अंजीर, जैतून, अंगूर, नींबू वंश के फल पैदा होते हैं। तो यहाँ पर क्या, देखिए खट्टे फल आप एग्जाम्पल के लिए याद रखिए, संतरा, अंजीर, जैतून, अंगूर ये सब होते हैं, सिट्रस फ्रूट। तो क्योंकि लोगों ने अपनी इच्छा अनुसार कृषि करने के लिए यहाँ की प्राकृतिक वनस्पति को हटा दिया है, यहाँ वन्य जीवन कम है, यहाँ पर वन्य जीवन आपको कम मिलेगा। अब देखेंगे शंकुधारी वन। तो फ्रेंड्स अब हम देखेंगे शंकुधारी वन। तो उत्तरी गोलार्धों के उच्च अक्षांशों में भव्य शंकुधारी वन पाए जाते हैं। जो हमारा उत्तरी गोलार्ध है उधर उच्च अक्षांश यानी 50 से 70 डिग्री में भव्य शंकुधारी वन पाए जाते हैं। इन्हें टैगा भी कहते हैं, ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं, टैगा। ये वन अधिक ऊंचाइयों पर भी पाए जाते हैं। आप देख सकते हैं चित्र में दिए हुए इन वृक्षों को सलीमा ने हिमालय में प्रचुर मात्रा में देखा था। अब देखिए ये हमारे हिमालय पर भी है, वैसे दिया है कि उच्च अक्षांश पे पाए जाते हैं लेकिन हिमालय पे भी मिलते हैं। ये लंबे नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं। इनकी जो लकड़ी होती है वो नरम होती है और ये सदाबहार वृक्ष है ना। सदाबहार से याद रखिए, सदाबहार रहेगी मतलब हरे भरे रहेंगे। इन वृक्षों के काष्ठ का उपयोग लुगदी बनाने में किया जाता है, यानी क्या बनाने में, एक तरीके से जो किताबें वगैरह हैं उसके लिए यूज़ होता है। जो सामान्य तथा अखबारी कागज़ बनाने के लिए काम आता है। नरम कास्ट का उपयोग माचिस और पैकिंग के लिए बक्से बनाने में भी किया जाता है। चीड़, देवदार आदि इन वनों के मुख्य पेड़ हैं। तो देखिए इन्हें टैगा कहते हैं। और कौन से, चीड़ और देवदार वनों के मुख्य पेड़ हैं। यहाँ समानता रजत, लोमड़ी, मिंक, ध्रुवीय भालू जैसे पाए जाते हैं। तो ऐसे याद रखिए, ध्रुवीय भालू जो होता है, देखिए उसके कितने लंबे बाल होते हैं, वो इतनी ठंड में रह सकता है तो वो पाया जाता है। रजत, लोमड़ी, मिंक पाया जाता है, ये सब यहाँ पाए जाते हैं। देखिए रूसी भाषा में टैगा का अर्थ शुद्ध और अनछुआ। तो देखिए शंकुधारी वृक्ष और हिमाच्छादित शंकुधारी वन आप देख सकते हैं, चित्र दिए हुए हैं। इसके बाद आता है घास स्थल, उष्णकटिबंधीय घास स्थल। ये वन भूमध्य रेखा के किसी भी तरफ उग जाते हैं, ठीक है, और भूमध्य रेखा के दोनों ओर से उष्णकटिबंध क्षेत्रों तक फैले हैं। यहाँ वनस्पति निम्न से मध्य वर्षा वाले क्षेत्रों में पैदा होती है। जहाँ कम वर्षा होती है वहाँ ये पाए जाते हैं। यह घास काफ़ी ऊंची, लगभग 3 से 4 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ सकती है, ठीक है। कितनी होती है, देखिए उष्णकटिबंधीय घास स्थल की बात कर रहे हैं। उष्णकटिबंधीय से याद रखिए भूमध्य रेखा के आसपास पाए जाते हैं। घास स्थल कम वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं और कितने 3 से 4 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ जाते हैं। तो इन्हें अफ्रीका का, इसका एग्जाम्पल है अफ्रीका का सवाना घास स्थल, इसी प्रकार का है। तो याद रखिए अफ्रीका का सवाना, ठीक है। समान रूप से उष्णकटिबंधीय घास स्थल में हाथी, जेब्रा, जिराफ, हिरण, तेंदुआ आदि जानवर पाए जाते हैं। तो यहाँ पर क्या मिलते हैं, हाथी, जेब्रा, जिराफ, हिरण, तेंदुआ ये सब मिलते हैं। अब देखिए शीतोष्ण घास स्थल। तो देखिए ये मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों और महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय घास स्थल कहाँ थे, निम्न अक्षांश पे, और ये शीतोष्ण घास स्थल मध्य अक्षांश मतलब बीच वाले अक्षांशों में और महाद्वीप के भीतर पाए जाते हैं। यहाँ की घास आमतौर पर छोटी और पौष्टिक होती है। उधर की क्या थी, बड़ी थी, यहाँ की छोटी होती है। शीतोष्ण प्रदेशों में समानतः जंगली भैंस, बाइसन और एंटीलोप पाए जाते हैं। अब देखेंगे कटीली झाड़ियाँ। कुछ शुष्क रेगिस्तान जैसे प्रदेशों में पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं, जहाँ पे रेगिस्तान होता है, शुष्क ड्राई है ना, जैसे कि हमारा थार का डेजर्ट है। उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर पाए जाते हैं। देखिए जो महाद्वीप होते हैं ना, उधर पे क्या होता है, जो पश्चिम का किनारा होता है ना, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर अक्सर आप देखना सारे रेगिस्तान वहीं पर आपको मिलेंगे, पश्चिम किनारों पे महाद्वीपों के ज़्यादातर।
तीव्र गर्मी और बहुत कम वर्षा के कारण यहाँ वनस्पति की कमी रहती है। यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है और बहुत कम वर्षा के कारण वनस्पति जो है कम मिलती है। विश्व के मानचित्र पर रेगिस्तान आपने देखा होगा, वहाँ कोई पेड़ पौधे आपको दिखते नहीं है। विश्व के मानचित्र पर रेगिस्तानी प्रदेशों को चिन्हित करें। क्या आप भारत के बड़े रेगिस्तान का नाम बता सकते हैं? अभी बताया मैंने। रेगिस्तान के कुछ जानवरों के नाम बताएं जिन्हें आप पहले जान चुके हैं। यदि आप ध्रुवीय प्रदेशों में जाएंगे तो वह स्थान आपको अत्यधिक ठंडा मिलेगा। यहाँ बहुत सी सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है। यहाँ केवल काई, लाइकेन और छोटी झाड़ियाँ पाई जाती हैं। देखिए, अगर आप बिल्कुल ही ठंडे जैसे साइबेरिया हो गया या ध्रुवों पे चले जाएंगे तो इतना ज़्यादा ठंड रहती है कि वहाँ पे वनस्पति बहुत ही कम मिलती है। तो आपको क्या मिलेगा? काई, लाइकेन और छोटी झाड़ियाँ मिलती हैं। ये अल्पकालीन ग्रीष्म ऋतु के दौरान विकसित होती हैं। जब इनके छोटी, बहुत कम गर्मियों का मौसम होता है, बहुत छोटा होता है, तो उस समय ये मिलती हैं। इसे टुंड्रा प्रकार की वनस्पति कहा जाता है। देखिए, टैगा पहले मिलता है, उसके बाद मिलता है टुंड्रा। ठीक है, जब यही हमें उसमें मिल जाते हैं ना, प्रश्नों में हमें यही चीज़ें मिल जाती है, तब हमें समझ नहीं आता। इसलिए पढ़ते वक्त आपको बहुत ही कंसंट्रेशन से पढ़ना है। ये वनस्पतियाँ यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका के ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाती हैं। यहाँ के जानवरों के शरीर पर मोटा फर और मोटी चमड़ी होती है। तो देखिए, ठंड से बचने के लिए जो जानवर होते हैं उनका जो फर होता है बहुत मोटा होता है और मोटी चमड़ी होती है, जो उन्हें ठंडी जलवायु में सुरक्षित रखते हैं। यहाँ पाए जाने वाले कुछ जानवर हैं सील, वॉलरस, कस्तूरी बैल, ध्रुवीय उल्लू, ध्रुवीय भालू और बर्फीली लोमड़ी। ठीक है, ये सब यहाँ पर मिलते हैं। विभिन्न प्रदेशों में घास स्थल विभिन्न नामों से जाने जाते हैं। उष्णकटिबंधीय घास स्थल, ठीक है, घास स्थल जो होते हैं उनको अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। पूर्वी अफ्रीका में इन्हें सवाना कहते हैं। ठीक है, ब्राज़ील में कंपोस, वेनेजुएला में बोलते हैं लाओस। ठीक है, अब इन्हें याद कैसे रखेंगे? तो देखिए, पूर्वी अफ्रीका में सवाना, ये तो अभी मैंने बताया आपको। वेनेजुएला, लाओस, ठीक है, लास्ट वर्ड से रख लीजिए वेनेजुएला और लाओस, थोड़ा इससे आप इन दोनों को याद कर लीजिए। ब्राज़ील में कंपोज, ठीक है, ब्राज़ील में ऐसे कोई गाना कंपोज हुआ है तो इससे रख लीजिए ब्राज़ील में कंपोज, थोड़ा सा कनेक्ट करके। अब देखिए, शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल, अर्जेंटीना में है पेम्पास, उत्तरी अमेरिका में प्रेरीज है, दक्षिण अफ्रीका में है वेल्ड, मध्य एशिया में स्टेपीज, ऑस्ट्रेलिया में डॉन। तो आप इनको लिख लेंगे, रिवीजन करेंगे और किसी न किसी तरीके से कनेक्ट करके इनको याद करेंगे। तो देखिए, सलीमा के पिता ने उसे कुछ घने बनों के चित्र दिखाए। कुछ चित्रों में सलीमा ने देखा कि लोग वृक्षों को काटकर बनों को साफ कर रहे हैं। उनके पिता ने बताया कि स्थानीय लोग कृषि और आवास के लिए स्थान चाहते थे। तो देखिए, इधर पे चित्र दिया हुआ है, वॉलरस, सील, ध्रुवीय भालू। ठीक है, इस तरीके के होते हैं ये, आपने नहीं देखे तो आप देख लीजिए। इसलिए उन्होंने बनों को साफ कर दिया। सलीमा सोचने लगी कि अगर वनों को साफ कर दिया जाता है तो वन्यजीव कहाँ जाएंगे? क्या ये वन पुनः वैसे ही बन पाएंगे? अगर लोग इसी प्रकार पेड़ों को काटते रहे तो भविष्य में पर्याप्त ऑक्सीजन, जलवाष्प, लकड़ी, फल, मेवे आदि मिल पाएंगे? क्या आप सलीमा से सहमत हैं? अपने दोस्तों के साथ वनस्पति और प्राणी जगत की विविधता में हो रही कमी पर चर्चा करें, इसके संरक्षण के कुछ सुझाव दें। ठीक है, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। आप इसके अच्छे से नोट्स बनाइए और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू। और कुछ अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।